मेरा नाम खुशबू है। मुझे ससुराल में आए हुए 7 दिन हो गए थे। मैं ससुराल में सभी फैमिली मेम्बर्स से घुल मिल चुकी थी। मेरे सास ससुर नहीं थे, लेकिन उनकी जगह जेठ जेठानी का प्रेम मिल रहा था। और मुझे अपने पति विमल की दिनचर्या का भी भली भांति अंदाज़ा हो गया था कि वह रोज़ाना रात को कॉफ़ी पीना पसंद करते थे। पर मैं भुल्लक्कड़ थी। छोटी छोटी बातों को मैं अक्सर भूल जाती थी और कुछ बातों को मैं अपने दिमाग में बैठा लिया करती थी और पूरे दिन उन बातों के बारे में सोचती रहती थी। 7 दिन से मेरे पति विमल मुझे इस बात की याद दिला रहे थे कि रोज़ाना रात को याद से कॉफ़ी बनाकर कमरे में ले आया करो। मुझे कॉफ़ी पीने की आदत है। अब फिर मैं उनकी इस बात को भूल गई थी और जब मैं कमरे में आई, मेरे पति विमल ने मुझसे गुस्से से यह बात पूछी कि कॉफ़ी का क्या हुआ। मैं एकदम हड़बड़ा गई और जल्दी से अपनी जगह से उठी और रसोई घर की ओर चली आई तो मेरे जेठ जेठानी अपने कमरे में जा चुके थे। जब मैं कॉफ़ी बनाकर वापस आ रही थी तो यह देखकर चौंक गई, क्योंकि मेरी जेठ जेठानी के कमरे में अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही थी। मेरी जेठानी बार बार एक ही बात कहे जा रही थी कि अब बस भी करो, मैं थक गई हूँ, अब मुझे भी हिम्मत नहीं है। तुम तो बहुत ताकतवर हो, मगर मैं कमज़ोर हूँ। मेरे जेठ के गुस्से भरी आवाज़ सुनाई दी कि इसमें हंसने वाली कौन सी बात है, अभी से तुम थक गई हो, चलो जल्दी से फिर से शुरू हो जाओ, इधर आ जाओ। मैं यह सब सुनकर हक्का बक्का होकर अपने कमरे में आ गई और जब मैं सोने के लिए लेटी तो मेरे मन में यही बात दौड़ रही थी कि मेरे जेठ तो दिखने में दुबले पतले हैं, मगर मैं नहीं जानती थी कि इस कदर वह बहुत ताकतवर होंगे कि इस उम्र में भी मेरे जेठानी की सीखें निकलवा दी। मेरे जेठ अपने पति के सबसे बड़े भाई थे, जिसके चलते उनकी उम्र भी करीब 55 साल के पार हो चुकी थी, लेकिन उम्र का कोई भी असर दिखाई नहीं दे रहा था। मैं भी ऐसा ही पति चाहती थी, मगर मेरा पति तो बहुत जल्दी थक जाता था। मैं इसी बारे में सोचते सोचते सो गई थी। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मेरी जेठानी रोज़ की तरह घर के कामकाज कर रही थी और उनका मिजाज बिल्कुल सामान्य था। लग नहीं रहा था कि वह पूरी तरह यह सब कर रही है। अब मेरे जेठ भी घर में आ गए थे तो फ़ौरन ही मेरे जेठानी को भी कमरे में बुला लिया था। मैं अब खाना बना चुकी थी। मैं अपनी जेठानी को खाने के लिए बुलाने के लिए उनके कमरे के पास गई तो जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुंची, यह देखकर मैं हक्का बक्का रह गई। रात वाला तूफान फिर से चालू हो गया। मेरी जेठानी उसी बात की आवाज़ें की जा रही थी कि मैं थक गई हूँ, बस करो और रहम करो, मुझे इस उम्र में मुझ में हिम्मत नहीं है, यह सब कुछ बात बता नहीं सकती। और मैं हैरान परेशान थी और रसोई में वापस आने के बाद मैं यही सोच रही थी कि आखिर मेरे जेठ ऐसा क्या खाते थे जो इस कदर ताकतवर थे। करीब 20 मिनट बाद मैं दोबारा से उनके कमरे के पास गई और दोबारा से यही आवाज़ गूंज रही थी। अब तो मेरे पसीने छूट गए थे और मैं ये सोचने पर मजबूर हो गई थी कि न जाने ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से वह कितने देर तक एक ही काम किए जा रहे हैं और उन्हें थकने का एहसास तक नहीं हो रहा है। अब मैं मन ही मन यह जानना चाहती थी कि मेरी जेठानी 10 मिनट के बाद खुद ही कमरे के बाहर आ गई। कमरे से बाहर आने के बाद उनके चेहरे सामान्य थे, मगर उन्हें दोनों हाथ अपने कमर पर रखे हुए थे और हंसते हुए कह रही थी कि यह कमर का दर्द न जाने कब मेरी जान छोड़ेगा। उनकी यह बात सुनकर मेरी बड़ी मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट रखी थी। मैं उन्हें कुछ कहते कहते रुक गई थी। अपनाना चाहती थी कि मेरी जेठानी उन्हें क्या करवाती है जो उनकी ताकत इस हद तक बढ़ गई है, मगर उन पर नज़र रखने के बावजूद भी मैं उस चीज़ तक नहीं पहुंच सकी थी, क्योंकि मेरा सारा ध्यान हर वक्त उनकी तरफ ही होता था। मेरे पति अपने भाई से बहुत अलग थे, बहुत जल्दी थक जाते थे और सोने के लिए लेट जाते थे और अक्सर मैं अपने पति के प्यार के लिए तरसती रहती थी। तभी मेरा ध्यान अपने जेठ जेठानी के कमरे की तरफ चला गया जाता है कि वह भी तो थे जो इस उम्र में ज़िंदगी की किस तरह से धमाकेदार अंदाज से जी रहे हैं। मैं सोच रही थी कि काश मेरे पति भी मेरे जेठ की तरह होते तो आज मैं भी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जी रही होती। तब मेरे ध्यान में मेरी जेठानी की आवाज़ें गूंजने लगी, जो वह जेठ जी कहती है, अब बस भी कर दो, अब छोड़ दो, मेरा बस हो गया। और यह बात याद आते ही मेरे वजूद भी
मैं लहरों का तांडव मचने लगा था। तब मेरे दिमाग में यह ख्याल आया कि क्यों ना मैं उनके कमरे में जा कर देखूं कि वे दोनों ऐसा क्या करते हैं और मेरे जेठ क्या खाते हैं जो उनकी ताकत 7वें आसमान पर है। अपनी जेठानी की निगरानी करने पर मुझे कुछ नहीं मिला था। तब मैं सोचती थी कि यकीनन वह चीज़ उन्होंने अपने कमरे में छुपा कर रखी है और वह चीज़ देखना चाहती है। इस वक्त मेरा दिल उन दोनों को देखने के लिए मचलने लगा था। वे दोनों क्या कर रहे होंगे। तभी मैं अपनी जगह से उठी और जेठानी के कमरे के बाहर आ गई थी। उनके कमरे की लाइट अभी भी चल रही थी। इसका मतलब था कि वह दोनों अभी तक जाग रहे थे। तभी खिड़की के बाहर से उनकी फिर से आवाज़ें आने लगी। मेरे जेठानी लगातार मेरे ससुर को कह रही थी कि तुम इस उम्र में भी मुझसे नहीं छोड़ रहे, जानते हो कि अब मुझे में इतना दम नहीं रहा। और मेरे जेठ का कहना था कि बस थोड़ी देर और अपने आप को संभालो, मैं फिर तुम्हें तंग नहीं करूँगा। और मेरी जेठानी फिर थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई। मैंने खिड़की से झाँक कर देखने की कोशिश की, मगर खिड़की के आगे उनके पर्दे थे। सिर्फ आवाज़ें आ रही थी, बाहर से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। यह देखकर मेरा दिल मायूस हो गया था और मैं उदास हो दिल से अपने कमरे में आ गई। जैसे ही मैं अपने बिस्तर पर आकर लेटी तो मेरे पति विमल अजीब से अंदाज में बोले कि तुम इस वक्त कहाँ से आ रही हो। उनका अंदाज़ मुझे हैरान कर गया था। मैंने एकदम उन्हें पलट कर देखा। विमल अपनी जगह से उठकर बैठ गए और मुझे अजीब सी नज़रों से देखते हुए बोले कि तुम समझ कर आ रही हो कि मैं सो रहा हूँ तो तुम कुछ भी कर लोगी तो मुझे पता नहीं चलेगा। उनका अंदाज़ा मुझे हैरान परेशान कर रहा था। सच सच बताओ, कहाँ पर गई थी तुम। मैं अचानक से गड़बड़ा कर रह गई और कहने लगी कि मेरी तबीयत ख़राब थी, मेरा सिर दर्द कर रहा था, इसलिए मैं बाहर बरामदे में गई थी और इसमें क्या बुराई है। मैं काम के लहजे में बोली तो एक पल को विमल चुप हो गए और फिर थोड़ी नरम अंदाज में बोली कि तुम किसने कहा कि आधी रात को कमरे से बाहर निकलकर बरामदे में जाने को। अगर आगे तबीयत ख़राब हो तो मुझे जगह दिया करो, अकेले कमरे से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर वह फिर से नींद की वादियों में खो गए, यह जाने बिना कि मेरे दिल में क्या तूफ़ान चल रहा है। मैं उनके साथ के लिए तरस रही थी, मगर खुद से उनके पास जाने की हिम्मत नहीं थी। और ना जाने कब मैं नींद की गहराइयों में चली गई। अब दिन रात उनकी यही आवाज़ें सुनती थी जो मेरे अंदर आग पैदा कर देती थी। मैं सोचती थी आखिर कब मैं यहाँ अकेली रहूँगी और यह सब अपनी आंखों से देख पाऊँगी। एक दिन मेरे पति विमल ने बताया कि 5 दिन के लिए शहर से बाहर जा रहे हैं और अब वह घर वापस 5 दिन के बाद ही आएंगे। अब उन्होंने मुझे यह बात बताई तो मेरे दिमाग में एक अच्छा सा ख्याल आया और मैं सोचने लगी कि क्यों ना मैं इस ख्याल पर अमल करूं। तो मैं इस बारे में जान सकती हूं कि उन दोनों के कमरे में फिर क्या हो रहा है। मेरे जेठ जेठानी शाम को खाना खाने के बाद लाइन में पहरा करते थे और साथ में एक दूसरे से बातें भी करते रहते थे। मैं उन दोनों को देखकर हैरान रह गई थी। इस उम्र में भी इतनी समय साथ गुजारने के बाद भी उन दोनों में खूब दोस्ती थी और छोटी छोटी बातें वह एक दूसरे से करते थे कि मेरी ज़िंदगी उन दोनों से काफ़ी अलग है। ये लोग इस उम्र में पहुंच जाने के बावजूद भी अभी तक ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जो गुजार रहे थे। उस दिन मैंने जल्दी अपने सारे काम ख़त्म किए, फिर उनके कमरे में जाकर छुप गई थी। मैं ऐसी जगह पर बैठी थी जहाँ से मैं तो उन दोनों को देख सकती थी, मगर वह दोनों मुझे नहीं देख सकते थे। और फिर रात को वे दोनों कमरे में दाखिल हो गए थे। मुझे नींद आ रही थी, मगर उन दोनों को देखने की खुशी में मैंने अपनी नींद की कुर्बानी दे दी थी। फिर मेरा इंतज़ार ख़त्म हुआ और फिर जो माहौल मेरी आँखों ने देखा। मेरा नाम खुशबू है, लेकिन लोग मुझे प्यार से खुशी कहते हैं। मेरे परिवार में मेरे माता पिता के अलावा मेरी एक छोटी बहन थी। मेरे माता पिता बहन ज़्यादा मुझसे प्यार करते थे। वह मेरी हर फरमाइश अर्जी को पूरा करते थे। मैं बचपन से इस चंचल मिजाज की थी। जिस वक्त मैं कॉलेज में पढ़ती थी तब मेरी कोमल नाम की लड़की से दोस्ती हो गई थी। कोमल बहुत अच्छी लड़की थी।
वह मुझसे बहुत प्यार करती थी। मुझे उसकी सबसे अच्छी बात ये लगती थी कि वह अच्छी इंसानियत की मालिक थी, और जब वह मेरी खूबसूरती की तारीफ़ करती तो यह देखकर मैं खुशी से खिल उठती थी। कॉलेज में तरह तरह के लड़के लड़कियां थी और बहुत से नज़ारे देखने को मिलते थे, जिसमें कुछ ऐसे भी होते थे जो मुझसे दिल चुराने पर मजबूर कर देते थे। ज़्यादातर लड़कियों के बॉयफ्रेंड थे, मैं उनसे बातें किया करती थी, उनके हाथों में हाथ डालकर घूमती थी। तो वह यह देखकर मेरे जज्बात भी कभी कभी समुद्र की लहरों की भांति उछाल मारने लगते थे, और मैं भी उन्हें देखकर सोचती थी कि देखने में तो वह बिल्कुल मामूली शक्ल सूरत की थी, मगर उनके बॉयफ्रेंड उनसे कितनी मोहब्बत करते थे। मैं भी किसी से कम नहीं थी। मुझे भी कई लड़कों से अपने प्यार का इजहार किया था, मगर मैंने किसी को भाव नहीं देती थी। मेरे माता पिता ने मुझे बहुत ज़्यादा लाड प्यार देने के बावजूद भी मुझे इस मामले में आज़ादी नहीं दी थी। लड़कियों का लड़के से दोस्ती करना, बातचीत करना मुझे बहुत बुरा लगता था। हमारे मोहल्ले में यह बात आम थी, मगर इसके बावजूद भी मेरे माता पिता यह सब देखकर गुस्सा कर देते थे। मेरी क्लास में एक रामू नाम का लड़का था जो मुझ पर बुरी तरह से आशिक था। वह मेरे आगे मुझसे बात करने के लिए बहाने ढूंढता, मगर मैं उसकी शक्ल तक नहीं देखती थी, और मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। पिछले काफ़ी दिनों से मुझे बुखार था और मैं अपने कॉलेज में नहीं जा सकी थी। मेरी गैर मौजूदगी में की वजह से परेशान होकर रामू घर तक चला आया, तो यह बात मेरे माता पिता को बहुत बुरी लगी थी। जब मैं ठीक होकर कॉलेज गई तो रामू ने मुझे रोक कर लिया और अपने प्यार का इजहार करने लगा। वह मुझे कहने लगा कि मैं बहुत चाहता हूँ। जब मैंने उसे मना कर दिया तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ पकड़ा तो मुझे अच्छा नहीं लगा और मैंने उसे एक थप्पड़ मार दिया और मैं घर चली आई। और वह लड़का रोज़ मेरे घर के पास घूमता था, मुझसे बात करने की कोशिश करता था, पर मैं उससे बात नहीं करती थी। एक दिन उसने बहुत जिद की कि बस एक बार मुझसे बात कर लो। उसने मुझे मिलने को बुलाया। जब मैं वहाँ गई तो रामू ने फिर से मुझे अपने प्यार का इजहार किया। मैं उसे मना करती रही, पर मेरी बदकिस्मती थी कि उस पार्क में मेरे पापा भी थे। जब पापा ने मुझे इस हालत में देख गए और मेरे पापा आकर रामू को मारने लगे और मुझे लेकर घर आ गए। घर जाकर पापा ने भी मुझे 1-2 थप्पड़ मारा और मेरी पढ़ाई बंद कर दी, मेरी शादी कर दी। आज मैं जेठानी के कमरे में राज जानने के लिए छुपी हुई थी और सोच रही थी कि मेरे जेठ अपनी पत्नी से प्यार जताते हैं और उन्हें बहुत खुश रखते हैं। अभी मैं यह राज जानना चाहती थी कि आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है इस्तेमाल करते थे जिसकी वजह से उनकी ताकत इतनी बढ़ गई थी। मैं चाहती थी कि मैं भी अपने पति विमल को वही चीज़ इस्तेमाल करवाऊंगी, और यही देखने के लिए उस दिन मैं उनके रूम में छुप गई थी। और जो कुछ भी मैंने देखा वह मुझे हैरान परेशान करने वाला था। कितनी देर तक मैं दोनों की तरफ देखती रही और फिर मैं अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और फिर उन दोनों के साथ मिलकर वह सब करने लगी थी। पहले तो उन दोनों ने मुझे हैरत की नज़र से देखा कि यह इस वक्त मैं उनके कमरे में मौजूद थी, लेकिन पता नहीं वह कहाँ चले गए थे, जबकि वह आदमी मुझे बर्बाद करके जा चुका था। मैं रोती इसी हालत पर बिस्तर पर पड़ी रही। मेरा जिस्म थर-थर काँप रहा था। कुछ पल बाद मुझे होश आया तो मैं भागकर बाथरूम में बंद हो गई और ख़ुद को रगड़ रगड़ करके साफ करने लगी। ना जाने वह कौन सा आदमी था जिसका चेहरा मैं देख नहीं पा रही थी और वह लगातार मुझसे इस्तेमाल कर रहा था। काफ़ी देर तक अपने शरीर को साफ करने के बाद मैं बाथरूम से बाहर आ गई। सामने ही मेरे पति परेशानी वाला चेहरा लेकर हुए बैठे थे। मैंने खुद को जल्दी कर उनके बराबर मैं बैठकर उनसे पूछने लगी कि आप ठीक तो है, आपके चेहरे पर इतनी परेशानी किस बात की है। विमल कहने लगा, न जाने उसे क्या, उसे समझ नहीं आ रहा था। रात तक बिल्कुल ठीक था, आज मैं गई तो उसकी हालत अचानक इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि वह बिल्कुल भी होश में नहीं आ रहा था। यह बात सुनकर मेरे दिमाग में अजीब सा ख्याल आते रहे। मेरा पति पहली रात को जब गया था तब इनके दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था और आज अचानक उसके दोस्त की तबीयत ख़राब होना। मुझे इन सब चीज़ों के पीछे एक ही आदमी का हाथ लग रहा था, और वह आदमी वह था जो मेरे पति के गैर मौजूदगी में मेरे पास आता था। मैं बिल्कुल खामोशी थी। मेरी तरफ देखकर कहने लगा, अगर माँ बाप की याद ज़्यादा आ रही है तो मैं घर ले चलता हूँ। लेकिन मैंने सर ना में हिला दी थी और आंखें बंद करके अपना सर
अपने पति के कंधे पर रख दिया। मेरा दिल बहुत बुरी तरीके से रो रहा था। मुझे अपने आप पर बहुत तरस आ रहा था कि मैं कहाँ फंस गई हूँ। शादी से पहले मेरी ज़िंदगी कितनी अच्छी थी और अब मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई थी। काफ़ी दिन हो गए थे। मुझे अपने माँ बाप को, अपनी सहेली, अपना घर, अपना आंगन, सब कुछ मुझे बहुत याद आ रहा था। अगले दिन भी मेरे पति घर पर नहीं थे और अब फिर से मेरा इरादा अपने जेठ जेठानी के कमरे में रात गुजारूं। शायद मेरी जेठानी को इस बात का अंदाज़ा हो गया था। तभी वह मुझे गुस्से से कहने लगी कि अगर आज रात तुम हमारे कमरे में आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसे देखकर मैं परेशान हो गई। मैंने कहा, जेठानी जी, आपको आखिर किस बात पर एतराज़ है, जबकि जेठ जी को और मुझे इस बात पर एतराज़ नहीं है, तो आप मुझे इस बात से क्यों रोक रही हैं। उसी दौरान मेरे जेठ जी भी वहाँ पर आ गए। हम दोनों को बात करते हुए वह हमारे पास आकर खड़े हो गए। सवालों से मेरी तरफ देखने लगे। तब मैंने उन्हें दबे लफ्ज़ों में कहा कि मुझे रात को कमरे में आने से मना कर रही है। यह सुनते ही मेरे जेठ जी ने को बहुत गुस्सा आया और सिर पर उनके चेहरा को देखते हुए बोले कि तुम्हें बहू को मना नहीं करना चाहिए। इसका भी मुझ पर इतना ही हक है जितना कि तुम लोगों पर, और तुम उसे मना कर रही हो। जो काम तुम खुद नहीं कर सकती तुम उसे तो करना दे सकती हो। जेठ जी के जाने के बाद वह हमारे साथ कहने लगी कि अगर तुम आज हमारे कमरे में आई तो मैं तुम्हारे पति को तुम्हारे खिलाफ़ कर दूंगी। यह सुनकर मैं परेशान हो गई। अगर वह मेरे पति को मेरे खिलाफ़ कर देगी तो विमल मुझ पर गुस्सा करने लगते और यह सब बर्दाश्त करना मेरे लिए नामुमकिन हो जाता। मुझे अंदाज़ा था कि मेरे पति एक शक्की मिजाज इंसान थे। उनके चेहरे में जब कोई बात आ जाती थी तो उसको निकालना आसान नहीं था। मुझे आज भी वह दिन याद था जब शुरुआती दिनों में मैं एक बार कमरे से बाहर चली गई थी तो वह मुझे किस कदर गुस्से से बोले थे। उनकी आंखों में शक देखकर मैं डर गई थी और अगर मेरी जेठानी ने भी उन्हें कुछ ऐसा वैसा कह दिया तो वह अपनी भाभी की ही सुनेंगे। तभी मैंने सोच लिया कि मैं अपनी जेठानी की बात मानूंगी, उनके साथ मिलकर रहूंगी, उन्हें गुस्सा नहीं दिलाऊंगी कि वह मेरे पति विमल को खिलाफ़ करने की कोशिश ना करें। यह सोचकर मैं खाना खाने के बाद जल्दी ही अपने कमरे में आकर लेटी थी। मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि मैं जेठ जी के कमरे में जाऊं और जैसा मैंने कल सुकून हासिल किया था वैसा ही सुकून आज हासिल करूं। मगर फिर जब अपनी जेठानी का रवैया याद करती हूं तो मैं चुप रह जाती थी। तभी दरवाजे पर दस्तक होने लगी। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने मेरे जेठ जी खड़े थे। वह मुझे हैरान नज़रों से देखते हुए बोले कि तुम आज मेरे कमरे में आने वाली थी, अभी तक तुम क्यों नहीं आई। उनकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई और मैंने कहा, बस आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरे जेठ जी मुझे कुछ देर खामोश नज़रों से देखते रहे, फिर कहने लगे कि मैं जानता हूँ कि तुम क्यों इनकार कर रही हो। मैंने उनके चेहरे की तरफ सवाली नज़रों से देखा तो वह कहने लगे कि तुम शायद अपनी जेठानी की वजह से यह सब कह रही हो, इसके डर की वजह से मना कर रही हो। फिक्र मत करो, वह कुछ भी नहीं कहेगी। मैंने उसे समझा लिया है। अब तुम जल्दी से आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। उनकी बात सुनकर मैं बहुत खुश हुई। सुकून की एक लहर मेरे वजूद में उतर गई। तभी मैं फिर उनके कमरे में आ गई और वह दोनों यह काम कर रहे थे। मैं भी फिर उनके साथ शामिल हो गई। आज तो मेरी जेठानी कल से भी ज़्यादा जल्दी थक गई थी। थोड़ी ही देर खुश थी कि वह अब शुरू हो गई थी और मेरे जेठ को कहने लगी कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं यह सब नहीं कर सकती। तभी मेरे जेठ कहने लगे कि तुम्हारे साथ मसला क्या है, दिन ब दिन तुम बहुत ही कम वक्त देने लगी हो और जल्दी ही तुम थक जाती हो। यहाँ पर आओ और अब अगर अपनी जगह पर बैठी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और फिर मेरी जेठानी हम दोनों के साथ शामिल हो गई थी। काफ़ी देर तक हम उसी काम में बिजी रहे। कुछ देर बाद मेरी जेठानी फिर से एक तरफ हो गई और कहने लगी कि अब मेरी बात हो गई है, अब मुझ में और हिम्मत नहीं है। उसके बाद हम दोनों ही यह काम करते रहे और फिर काफ़ी देर के बाद जब मैं थक कर चूर हो गई तो मेरे जेठ जी खुद ही मुझे कहने लगे कि अब तुम भी चली जाओ, तुम बहुत थक गई हो। और जैसे ही मैं अपने बेड पर आकर लेटी तो नींद की वादियों में चली गई थी और मैं सोचने लगी कि आज तो मुझे कल से ज़्यादा सुकून हासिल हुआ था। आज मेरे पति विमल को वापस आ जाना था। मैंने उनकी पसंद के रंग के कपड़े पहने, अच्छा सा मेकअप किया और अच्छे से परफ्यूम लगाकर उनके वापस आने का इंतज़ार करने लगी। तभी उनकी कॉल आई। वह आज भी वापस नहीं आ रहे सकते थे।
आज भी वहीं पर रहेंगे। सुनकर मैं उदास हो गई थी कि मैंने तो उनके लिए इतनी तैयारी कर दी थी, आज रात के लिए क्या क्या कुछ सोच लिया था। और इसी बीच मैं यही सोच रही थी जब फिर से दरवाज़े पर दस्तक हुई। जब दरवाज़ा खोला तो सामने मेरे जेठ जी खड़े थे। उनकी जब नज़रें मेरे हुलिये पर पड़ी तो वह अजीब अंदाज में मुझे देखने लगे और कहने लगे कि आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। उनकी तारीफ़ सुनकर मुझे शर्म आ गई। तभी वह कहने लगे कि आप फ़ौरन से कमरे में आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। जेठ जी के कमरे में आ गई और फिर से हम तीनों वही सब करने लगे थे। अब मेरा दिल कर रहा था कि मैं रोज़ यही काम करूँ। अगले दिन मेरे पति विमल भी घर वापस आ गए थे। वह मुझे अपनी बेताबियाँ अपनी मोहब्बत की कहानियाँ सुनाने लगे कि वह मेरे बगैर कितने बेचैन थे और मुझे कितना याद कर रहे थे। उनकी बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गई थी। आखिरकार उन्हें मेरा एहसास हो गया और मेरी कमी महसूस होने लगी थी। तभी मैंने उनके बाजू पर सर रख दिया और फिर शांत नींद सो गई थी। अब मैं रोज़ अपने पति के सोने के बाद जेठ जेठानी के कमरे में चली जाती थी और फिर हम सब उसी काम को करते रहते थे। एक रात जब मैं जेठ के कमरे से अपने कमरे में वापस आई तो मेरे पति सख्त गुस्से में थे। मुझे कहने लगे कि मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम रात को कमरे से बाहर मत जाया करो, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। कहाँ गई थी तुम? मैंने उनके पास बैठते हुए कहा कि मैं आपकी मर्ज़ी से कमरे में ही थी। यह सुनकर वह हैरान रह गए कि तुम इस वक्त मेरे भाभी के कमरे में क्या कर रही थी। विमल शक की नज़रों से मुझे देखने लगे। मैंने कहा उनके साथ मुझे काम था इसलिए वहाँ गई थी। वह चुप रह गए। उन्होंने फिर उसके बाद कोई बात नहीं कही थी। अब जब मैं हर दूसरी तीसरे दिन सुकून हासिल करने के लिए अपने जेठ जेठानी के कमरे में जाने लगी तो मेरे पति विमल मुझसे यह बात पूछने लगे कि कौन सा काम करने जाती हो भाभी के पास। मैंने कुछ न कहा और वहाँ से जाने लगी तो विमल ने मुझे रोक दिया और गुस्से से बोलने लगे। विमल को इतने गुस्से में देखकर मैं डर गई और डर के मारे मैं बताने ही जा रही थी कि मेरे पति विमल ने जाकर दरवाज़ा खोला। सामने उनके बड़े भाई यानी मेरे जेठ जी खड़े थे। जेठ जी को विमल से काम था इसलिए विमल जेठ जी के साथ चले गए तो मैंने ठंडी आह भरी। एक रात में जेठ जी के कमरे में गई तो शायद विमल सोए नहीं थे। वह मुझे तलाश करते हुए जेठ जेठानी के कमरे में आ गए और यह सब करते देखकर बहुत हैरान हो गए। जब हमें एक पैर पर खड़े होकर पूजा करते हुए देखा तो उनकी सीखें निकल गई और कहने लगे कि यह आप लोग क्या कर रहे हैं। तभी मेरी जेठानी ने अपना दूसरा पैर ज़मीन पर रख दिया और सोफे पर बैठते हुए बोली, काफ़ी दिनों से तुम्हारे भाई ये पूजा कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस तरह एक पैर पर खड़े रहकर पूजा करने से भगवान बहुत जल्दी खुश होता है और इंसान को सब कुछ मिल जाता है जो वह चाहता है। मैं तो जल्दी थक जाती हूँ, मगर तुम्हारी पत्नी खुशबू और तुम्हारे भाई तो कितने देर तक इस काम को करते रहते हैं, न जाने यह दोनों क्यों नहीं थकते। यह देखकर मेरे पति विमल ने मुझे मुस्कुराते नज़रों से देखा और कहने लगे कि हाँ, मेरी पत्नी खुशबू बहुत अच्छी है और कभी भी यह किसी अच्छे काम के लिए कभी नहीं थकती। यह सुनकर मैं शर्मा गई और फिर उसके बाद मेरे पति भी हमारे साथ इस पूजा पाठ के काम में शामिल हो गए और हम चारों मिलकर रोज़ इसी तरह एक पैर पर खड़े होकर कठोर पूजा पाठ करते थे। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद।